नमस्कार दोस्तों, खम्मा गणित क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम जो 24 जुलाई को रीट का जो एग्ज़ाम हुआ था यानी कि थर्ड शिफ्ट का, उसकी आंसर की देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इसमें आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बस आंसर ज़्यादातर बताता रहूँगा और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो बताऊँगा क्योंकि आपको आंसर की ज़्यादा इच्छा है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो हम जानते हैं कि दो वैज्ञानिक कोहलर और कोफ्का थे जिन्होंने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अधिगम के समस्या समाधान उपागम का अंतिम चरण कौन सा है। इसके 4 चरण होते हैं दोस्तों, PIEV, ये इसके क्रम होते हैं, प्रिपरेशन, इंक्रीमेशन, एलिमिनेशन और वेरिफिकेशन। तो इसका ऑप्शन सी है जो वेरिफिकेशन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, समायोजन के लिए एक युक्ति के रूप में रक्षात्मक युक्तियां, जैसे ही रक्षात्मक युक्तियां नाम आती है आपको सिगमंड फ्राइड याद आना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। सिगमंड फ्राइड ने 3 प्रकार की रक्षात्मक युक्तियां दी थी, ईड, ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों का हिस्सा नहीं है। थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए थे, TAP, हमें याद रखना TAP। तो तत्परता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत और प्रभाव का सिद्धांत। ऑप्शन बी है जो साचर्य का सिद्धांत, वो थॉर्नडाइक ने नहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ड्वाइट डब्ल्यू एलन के द्वारा कौन सी शिक्षण अधिगम विधि प्रस्तुत की गई। तो इन्होंने सूक्ष्म शिक्षण को प्रतिपादन किया था और 1963 में, कब किया था दोस्तों, 1963 में प्रतिपादन किया था। और कहाँ के थे ये, USA के थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण को प्रतिपादन किया था किसने, डब्ल्यू एलन ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभिप्रेरणा चक्र के 3 महत्वपूर्ण घटक कौन से। तो अभिप्रेरणा चक्र के 3 घटक कौन से होते हैं दोस्तों, NDI, और यही क्रम होता है, नीड, ड्राइव एंड इंसेंटिव। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है जो 7वें में ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तो उपलब्धि की आवश्यकता, आकांक्षा स्तर और चिंता, ये तीनों आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है और पुरस्कार जो है वो बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तो 8वें का ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। 9वां, निम्न में से कौन सा शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है। बोध स्तर, स्मृति स्तर, चिंतन स्तर, ये तीनों ही शिक्षण के स्तरों का प्रकार है, लेकिन प्रदर्शन स्तर ऐसा कोई प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क वॉज इंडक्टेड इन विच ईयर। देखिए दोस्तों, एक तो होता है प्रस्तावित और एक होता है लागू। तो लागू तो 2005 में हुआ था और प्रस्तावित 2004 में 19 अगस्त को हुआ था। आकलन का कौन सा प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। यह क्वेश्चन दोस्तों कन्फ्यूजेबल है, तो इसको हम एक बार छोड़ देते हैं स्टार लगाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य कौन सा है। तो प्रमुख उद्देश्य इसका होता है क्रियाविधि, इसको बोलते हैं एक्टिविटी। तो क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है क्रियाविधि। उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। विश्वसनीयता, वैधता और वस्तुनिष्ठता तीनों ही सत्य है, लेकिन मूल्यांकन इसका कोई गुण नहीं है, तो ये असत्य हो जाएगा। तो 13वें में ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 की बात करें, सिगमंड फ्राइड द्वारा प्रतिपादित मनोलैंगिक विकास की अवस्था निम्न में से कौन सी है। फेलिक अवस्था, एनल अवस्था, लेटेंसी अवस्था, ये तीनों इंग्लिश के नाम दिए, ये तीनों तो इससे संबंधित है, लेकिन इडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था ये ऐसी कोई फ्राइड ने अवस्था नहीं दिया। तो ऑप्शन नंबर सी है वो 14 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कौन सी अवधारणा संबंधित नहीं है। स्कीमा भी है, आत्मसातकरण भी है और व्यवस्थापन भी है, लेकिन अधिग्रहण का कोई भी वर्णन नहीं किया जीन पियाजे ने। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन पर आधारित है। विकास के नियम के रूप में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है या असत्य है। तो जो विकास के लिए प्रत्येक अवस्था में समान रूप से महत्वपूर्ण है, ये सत्य नहीं है दोस्तों। प्रत्येक अवस्था में समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होता है, हर अवस्था के लिए अलग अलग इसकी इंपॉर्टेंस होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नैतिक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत दोस्तों कोलबर्ग ने दिया था और जीन पियाजे ने भी दिया था, लेकिन ऑप्शन में केवल कोलबर्ग है, तो कोलबर्ग इसका राइट आंसर होगा। तो 20वें का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। स्टर्नबर्ग द्वारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था। यह क्वेश्चन वैसे डिलीट होने लायक है दोस्तों, क्योंकि निम्न में से कोई भी नहीं दिया था, लेकिन त्रिआयामी सिद्धांत है वो मिलता जुलता है त्रितंत्रीय सिद्धांत से, और त्रितंत्रीय सिद्धांत है वो स्टर्नबर्ग ने दिया था और त्रिआयामी सिद्धांत है वो गिलफोर्ड ने दिया था। तो अगर देखा जाए तो ऑप्शन सी मान सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन डिलीट होने लायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण है। तो यह परीक्षण भाटिया बैटरी का परीक्षण है जो 1955 में किया गया था, और जब ये 2017 या 18 जो भी रीट हुई थी लास्ट में, उसमें भी यही क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत विभिन्नता की प्रकृति के लिए निम्न में से कौन सी अवधारणा सत्य नहीं है। इस क्वेश्चन में भी थोड़ी कंफ्यूजन है, तो इसको भी स्टार लगाकर ये 2 क्वेश्चन छोड़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्यक्तित्व का शील गुण
सिद्धांत किसने प्रतिपादित नहीं किया? तो पॉल कोस्टो और रॉबर्ट मैक्रेक। बाकी सभी आइजैक, केटल और आल्पोर्ट तीनों इसी से संबंधित है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण नैदानिक निदान के लिए वैध है? यह क्वेश्चन थोड़ा सा विवादित है, लेकिन लास्ट टाइम भी जब यह एग्जाम हुआ था तो यह क्वेश्चन पूछा गया था, बोर्ड ने MMPI आंसर माना था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोश समायोजन का कौन सा तत्व विशेष रूप से निर्णय लेने के लिए संबंधित है? तो जब भी दो अवस्थाओं के बीच में हम फंस जाते हैं तो ऐसी स्थिति को द्वंद्व कहते हैं, तो द्वंद्व इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ट्राइसोमी 21 को कहा जाता है, तो ये किससे संबंधित है दोस्तों? ये डाउन सिंड्रोम से संबंधित है, तो डाउन सिंड्रोम ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए कौन सा उपाय प्रासंगिक नहीं है पूछा है दोस्तों, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी होगा। अब कुछ लोग इसको उपचारात्मक अध्ययन भी मान सकते हैं, क्योंकि उपचारात्मक अध्ययन कमजोर बालकों की कमियों का पता लगाने के लिए, लेकिन कमियों का पता प्रतिभाशाली बालकों में भी होती है, कमियां उनका भी पता लगाया जा सकता है, लेकिन आज का जो शिक्षा प्रणाली है वो समावेशी शिक्षा पर बल देती है, इसलिए विशेष शिक्षा का कोई भी इसमें नहीं दिया गया है, तो विशेष शिक्षा ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी विकृति अधिगम अक्षमता का एक प्रकार है? तो डिस्लेक्सिया, हमें पता है, हमें पढ़ने में जो प्रॉब्लम होती है उसे डिस्लेक्सिया कहते हैं, तो 30वें का ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगर एक दो क्वेश्चन दोस्तों रह गए हैं तो वह मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। अब हम बात करते हैं हिंदी की। निम्न में से मातृभाषा, राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान में जिस शिक्षण विधि में बल दिया गया है, तो हमें हम सबको पता है ये बेसिक शिक्षा जो गांधी जी ने दी थी, जिन्होंने कहा था कि हमें मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए और सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है उनमें बच्चों को भाग दिलाना चाहिए, ताकि वो अपनी आजीवनी कमाने के लिए कुछ ना कुछ कर सके, तो बेसिक शिक्षा ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर के पश्चात पद्य और कविताओं का चयन करते समय ध्यान में रखना चाहिए। ये ऑप्शन दोस्तों आप कट करोगे तो वेरी इजीली से हो जाएंगे। ये ऑप्शन नंबर सी है, तो कविता की भाषा कक्षा के स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी सही ढंग से लिखे और उसके लेखन कौशल में निरंतर विकास हेतु आवश्यक है। 33वें में ऑप्शन नंबर ए, अध्यापक विद्यार्थी लिपि, शब्द और वाक्य रचना की अशुद्धि को दूर करे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो 33वें में ऑप्शन नंबर ए। 34वें की बात करें, विद्यार्थियों में पठन कौशल विकसित करने हेतु उचित उपाय है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए होगा। पुस्तकालय से संदर्भित पुस्तकें लेना, पढ़ने और अधिगम आवश्यक सामग्री खोज का अवसर दिया जाए, तो यह क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से मातृभाषा हिंदी शिक्षण की समस्या है, ये दोस्तों वैसे डिलीट होने वाला क्वेश्चन है, लेकिन अगर इसका मानेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो वर्णों की अधिकता है ये मान सकते हैं, तो 35 का ऑप्शन नंबर बी है। 36 की बात करें, निम्न में से भाषा शिक्षण पद्धति में सर्वोपरि स्थान पाठ्य पुस्तक को दिया गया दोस्तों, सर्वोपरि स्थान पाठ्य पुस्तक को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। 41 की बात करें, रेखांकित में दैनंदिनी शब्द रूप कौन सा है, तो ये किसका रूप है? ये विशेषण का है, इसमें ये क्रियाकलापों की विशेषता बता रहा है, इसीलिए विशेषण के रूप में इसका ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। अनुकूल का विलोम प्रतिकूल, तो 42 में ए ऑप्शन। 43 की बात करें तो चिंतन का हम सभी जानते हैं कि चिम प्लस तन होगा राइट आंसर, तो 43 का बी। 44 अभिव्यक्ति सामासिक पद में समास निहित है, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। 45 में सी, अनायास, अन प्लस आयास, अन धन आयास होगा, तो ये 45 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 46 में बीमार शब्द के सही पर्यायवाची है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी है। अस्वस्थ, रुग्ण और व्याधिग्रस्त, ये ऑप्शन नंबर बी है वो बीमार के सभी सही पर्यायवाची है। 47 निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो जो स्पष्ट है ये शुद्ध है, बाकी सभी में ठह आएगा, टह की जगह कनिष्ठ, गरिष्ठ और वरिष्ठ। 48 अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का सहारा लेते हैं वो है भाषा, हम भाषा के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करते हैं। निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द नहीं है, तो सादात, स्वभाव और सामन, ये तीनों एकार्थी शब्द है, लेकिन सात जो है ऑप्शन नंबर ए वो इसका एकार्थी शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो बीमारी के समय मुंह से निकलने वाला हे राम और ओ मां निकल पड़ेगा, ये कौन सा है? तो ये अव्यय है दोस्तों, ये अव्यय ऑप्शन नंबर बी है 50वें में वो राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से भूतकाल का सही उदाहरण ऑप्शन नंबर ए, पूरे के पूरे पेज को भेजना आसान हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग है, तो काफूर, काबिल और कापुरुष, काफिर, काबुल और कापुरुष, ये तीनों पुल्लिंग है, तो काफी है वो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तकनीकी का इस्तेमाल किया में रेखांकित शब्द का बहुवचन, तो इन तकनीकों ऑप्शन नंबर सी है 54 में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से शब्द का
हिंदी मानक रूप, तो संभव है वो हिंदी मानक रूप है। 56 सावन शब्द का हिंदी शब्द रूप है, तो श्रावण ऑप्शन नंबर डी है। 56 में ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर होगा। तुम दौड़ कर चलते हो, रेखांकित पदबंध का उदाहरण, तो तुम है वो सर्वनाम है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी है 57 में वो होगा। ठीक न्याय करना, मुहावरे का अर्थ कौन सा, दूध का दूध पानी का पानी, ऑप्शन नंबर बी हो रहा। घरेलू शत्रु प्रबल होता है, इसका अर्थ देखिए दोस्तों कैंसिल करने पर भी आपको मिल जाएगा, लेकिन घर का भेदी ढंका जाए आपका लंका ढाई, सॉरी तो ये आप ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। कलकत्ते की राजधानी बताओ, ऑप्शन नंबर डी पूर्ण विराम, क्योंकि इसमें पूछा है कि प्रयुक्त चिन्ह क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी है जो पूर्ण विराम वो इसका राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट की वीडियो में हम दोस्तों बाकी की सभी इस वीडियो में केवल साइकोलॉजी और हिंदी की आंसर की जारी की है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जीके, एसएसटी, साइंस, मैथ्स और संस्कृत के आंसर की प्रोवाइड कराऊंगा दूंगा जल्द ही। तो खमा गणी, राम राम।